आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6th मॉड्यूल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड के साथ। तो ये है हमारी पहली स्लाइड। देखो, इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे टिलेज के बारे में। टिलेज की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, टिलेज होता क्या है, कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं टिलेज में, और कौन कौन से सॉइल, कौन कौन से रीजन्स में हम कौन कौन सी टिलेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे आज हम इस मॉड्यूल में। तो सबसे पहले देखते हैं टिलेज होता क्या है। मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रॉपर क्रॉप ग्रोथ इज कॉल्ड टिलेज। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली समझाती हूँ कि टिलेज होता क्या है, क्यों करते हैं टिलेज हम। देखो, पहले हमने एक जो हमारी क्रॉप है उसे सो किया। ठीक है, क्रॉप को सो किया, उसके बाद वो क्रॉप पूरी तरह से ग्रो हो गई। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह ग्रो हो गई और उसे हमने हार्वेस्ट कर लिया। ठीक है, हार्वेस्ट कर लिया। अभी हमें इसी फील्ड को दोबारा से प्रिपेयर करना है नेक्स्ट सीड लगाने के लिए। ठीक है, अभी इसी फील्ड को दोबारा से हमें प्रिपेयर करना है कि हम यहाँ पे नेक्स्ट सीड हमारे लगाएंगे, हमारी नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे। तो देखो, जब हम इस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेंगे तो वहां पे उस फील्ड में पुरानी क्रॉप के रेजिड्यूज भी बच जाएंगे। ठीक है, जो हमने हार्वेस्ट की उसके रेजिड्यूज बचे होंगे। और क्या होगा कि सीडलिंग से हार्वेस्टिंग तक हमारे बहुत सारे सॉइल में चेंजेस आते हैं। जो हमारी सॉइल होती है उसमें क्लॉड्स बन जाते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, कंपैक्ट हो जाती है हमारी सॉइल। ठीक है, वो काफी ज्यादा कंपैक्ट हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है वो। ठीक है, हार्ड हो जाती है। पहले वो लूज होती है जब हम सीड सो करते हैं, बट हार्वेस्टिंग तक आते आते उसमें इरिगेशन की जाती है, कितने सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कंपैक्ट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी थोड़ी सी डेप्थ पे होते हैं। ठीक है, ऊपर नहीं होते। तो क्या होता है, क्योंकि जो क्रॉप हमने हार्वेस्ट की है उसके रूट्स काफी नीचे तक थे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स भी नीचे तक थे। बट अभी हमने नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें जब सीड बेड प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, सीड बेड प्रिपेयर करना होता है, तो वहां पे जो ऑपरेशंस किए जाते हैं सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए, उन सब ऑपरेशंस को बोलते हैं टिलेज। ठीक है, टिलेज होता है मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। मतलब क्या होता है कि सॉइल को पूरी तरह से लूज करना, पूरी तरीके से सॉइल पार्टिकल्स को एजिटेट करना, वो होता है हमारा मैकेनिकल मैनिपुलेशन। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स को जब पूरी तरीके से एजिटेट कर दिया जाता है वो होता है मैकेनिकल मैनिपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो, इस इमेज से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे हमारी जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट सॉइल है, इधर देखो। ठीक है, कॉम्पैक्ट सॉइल है पूरी। ठीक है, यहाँ पे पुरानी कोई क्रॉप हार्वेस्ट की गई होगी। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टिलेज कर रहे हैं हम। ठीक है, टिलेज कर रहे हैं तो पूरी तरह जो हमारी सॉइल है पूरी तरह लूज होते जा रही है। ठीक है, सॉइल हमारी लूज होगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये होता है हमारा टिलेज। देखो, टिलेज के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एक तो इसका जो एडवांटेज होता है वो होता है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, एयर कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉइल की। और क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो डेप्थ में होंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाएंगे तो क्या होगा कि जब हम सीड को सो करेंगे, अभी देखो सीड के कोई रूट्स तो होंगे नहीं, उसे तो न्यूट्रिएंट्स यहीं से चाहिए होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स थोड़ी सी ऊपर आ जाते हैं और हमारी सीड को अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस होती हैं प्रॉपर वाटर मिलना चाहिए सीड को, प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो जो जो भी चीजें चाहिए होगी सीड को ग्रो करने के लिए, सीड को जर्मिनेट करने के लिए, वो होती हैं फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस बनाने के लिए हम मैकेनिकल मैनिपुलेशन करते हैं सॉइल की, उसे बोलते हैं टिलेज। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन राइज हो सकता है आपका कि टिलेज के फादर कौन है। तो टिलेज के फादर हैं जेथरो टुल। जेथरो टुल। ठीक है, तो टिलेज के फादर हैं जेथरो टुल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा टिलेज। ठीक है, जो देखो अभी टिलेज जो होता है हमारा वो टू टाइप्स का होता है बेसिकली। एक होता है प्राइमरी टिलेज और एक होता है हमारा सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी टिलेज क्या होता है।
The initial major soil working operation designed to plow the soil deeply to reduce soil strength, cover plant materials and rearrange aggregates is called primary tillage. देखो, जो जब हमने पुरानी क्रॉप को हार्वेस्ट किया, अभी हमारी सॉइल बहुत हार्ड है, बहुत कम्पैक्ट है, उसमें वीड्स भी हैं, क्रॉप के रेजिड्यूज भी हैं, ठीक है। तो जो मेजर सॉइल ऑपरेशंस हमें करने पड़ते हैं सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे देखो मेजर सॉइल ऑपरेशन किया जा रहा है पूरी सॉइल को मैनिपुलेट करने के लिए। जो मेजर जो हैवी ऑपरेशंस किए जाते हैं, ठीक है, हैवी ऑपरेशंस किए जाते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी टिलेज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्लोइंग होती है, ठीक है। प्लोइंग कैसे करते हैं कि सॉइल को डीपली, ठीक है, सॉइल को डीप तक पूरी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। जो हमारे प्लोज होते हैं उनके ब्लेड्स जो है वो डीपली सॉइल में जाते हैं और पूरी सॉइल को मैनिपुलेट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, सॉइल की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अगर सॉइल हार्ड होती है, कंपैक्ट होती है, तो वो लूज हो जाती है और उसके बाद जो प्लांट मटेरियल्स, पुराने प्लांट रेजिड्यूज बची होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। जो वीड्स होंगे ना, वीड्स होंगे यहाँ पे, वो भी बरी हो जाती हैं सॉइल में, ठीक है। एंड रीअरेंज एग्रीगेट्स, जो हमारे एग्रीगेट्स हैं, 1 सेकेंड, ठीक है, जो हमारे पुराने एग्रीगेट्स होते हैं, मतलब कि जो सॉइल में क्लम्प्स या क्लॉड्स बने होते हैं, ठीक है, और हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स जो हम यूज करते हैं प्राइमरी टिलेज के लिए, ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स, उनमें सबसे पहले है एमबी प्लो, डिस्क प्लोज, हैवी ड्यूटी डिस्क हैरोज, सबसॉइल प्लोज, चीजल प्लोज एंड अदर सिमिलर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो प्राइमरी टिलेज में यूज किए जाते हैं। तो एमबी प्लो है, ठीक है, डिस्क प्लोज हैं, हैवी ड्यूटी डिस्क हैरोज हैं, सबसॉइल प्लोज हैं, चीजल प्लोज हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइमरी टिलेज, ठीक है, जिसमें कि आप क्या करते हैं, हम हैवी ऑपरेशंस करते हैं जो हमारी कंपैक्ट सॉइल होती है उसे लूज बनाने के लिए। जब हम हैवी ऑपरेशंस करते हैं तो वो होती है हमारी प्राइमरी टिलेज, ठीक है। अभी चलते हैं सेकेंडरी टिलेज पर। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी टिलेज। देखो, सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, प्राइमरी टिलेज में जब हमने हैवी ऑपरेशंस किए थे, ठीक है, प्राइमरी टिलेज में हमने कौन से ऑपरेशन किए थे, हैवी ऑपरेशंस किए थे, बट सेकेंडरी टिलेज में हम करेंगे लाइटर एंड फाइनर ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है, सेकेंडरी टिलेज क्यों किया जाता है? देखो, जब हमने प्राइमरी टिलेज की थी तो हमारी सॉइल ऐसी थी, ठीक है, पूरी तरह मैनिपुलेट थी, पूरी तरह एजिटेट हुई हुई थी। तो क्या होता है कि देखो, ऐसी सॉइल में तो हम लोग सीड सो नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसी सॉइल में हम लोग प्लांटिंग नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारी सॉइल पूरी तरह एजिटेट हुई हुई है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा लेवल करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा फाइन बनाना पड़ेगा हमें इस सॉइल को, ताकि हम इसमें क्या कर सके, सीड को सो करने के लिए और ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए या क्रॉप को प्लांट करने के लिए इस सॉइल को थोड़ी सी अच्छी सी इसे टिल्थ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी ऑपरेशंस कर रहे हैं, यहाँ पे सॉइल देखो कितनी फाइन होगी, कितनी लेवल होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सीड सो कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग सीड नहीं सो कर सकते, ठीक है। तो मतलब अच्छे से नहीं सो कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सीड जो है हमारे वो अच्छे से सो हो जाएंगे। तो हमेशा जो सेकेंडरी टिलेज है वो प्राइमरी टिलेज के बाद की जाती है। प्राइमरी टिलेज में आपके हैवी ऑपरेशंस किए जाते हैं सॉइल को पूरी तरह एजिटेट करने के लिए, और सेकेंडरी टिलेज में बहुत ही लाइट और फाइन ऑपरेशंस किए जाते हैं। वो किए जाते हैं सिर्फ जो हमारी सॉइल है उसे फाइन बनाने के लिए, उसे लेवल करने के लिए, ठीक है। तो देखो, lighter and finer tillage operations are performed in the soil after primary tillage to create proper soil tilth, ठीक है। प्रॉपर जो हमारी सॉइल टिल्थ देनी होती है हमें प्राइमरी टिलेज के बाद, तो उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी टिलेज। एंड सरफेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर सीडिंग एंड प्लांटिंग, ठीक है, सीडिंग एंड प्लांटिंग के लिए हम सरफेस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जो सीड बेड का सरफेस होता है वो पूरा लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो वहीं वहीं पे सीडिंग होगी, वहीं पे प्लांटिंग होगी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज। देखो, अभी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेकेंडरी टिलेज में कौन कौन से इंप्लीमेंट्स यूज होते हैं। तो होते हैं हैरोज, कल्टीवेटर्स, स्वीप्स, क्लॉड क्रशर्स, ठीक है, क्लॉड्स को डैमेज करने के लिए, क्लॉड्स को सॉइल पार्टिकल्स में लूज करने के लिए क्लॉड क्रशर्स, लेवलर्स, जो हमारी सॉइल होती है उसे लेवल करने के लिए बर्न फॉर्मर्स एंड रिज प्लोज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है हमारे सेकेंडरी टिलेज के इंप्लीमेंट्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारे पास टिलेज सिस्टम्स, ठीक है।
अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टीलेज सिस्टम, जिसमें सबसे पहले है कंजर्वेशन टीलेज। ठीक है, देखो कंजर्वेशन टीलेज क्या होता है, जब हमने एक हमारी क्रॉप को ग्रो करना है फील्ड में, ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करना है, जो पुरानी क्रॉप थी हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया। ठीक है, देखो हार्वेस्ट करने के बाद हमने उसके पूरे क्रॉप रेजिड्यूज को एलिमिनेट नहीं किया। ठीक है, उसके जो क्रॉप रेजिड्यूज थे उसे एलिमिनेट नहीं किया हमने पूरे। जब हमें इस फील्ड में अभी हमारी नेक्स्ट प्लांटिंग करनी है, नेक्स्ट सीड को सो करना है, तो क्या होता है कि जो उस फील्ड का 30% एरिया होगा, ठीक है, 30% जो उससे ज्यादा का एरिया होगा, जो वो क्रॉप रेजिड्यूज के साथ कवर रहेगा। ठीक है, जो हमारी पुरानी जो हमने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, उसके जो रेजिड्यूज बचे होंगे हमारे फील्ड पे रहेंगे। ठीक है, 30% जो उससे ज्यादा का एरिया जो होगा हमारा, वो पुराने क्रॉप रेजिड्यूज के साथ ही रहेगा। ठीक है, पूरी तरीके से हम क्रॉप रेजिड्यूज को रिमूव नहीं करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे, इवन प्लांटिंग के बाद भी। ठीक है, तो देखो कंजर्वेशन टिले जो है वो हम करते हैं जिन एरियाज में इरोजन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखो इरोजन होता है कि जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं वो इरोड कर जाते हैं, हमारी सॉइल जो है इरोड कर जाती है। ठीक है, जो भी है हमारे सॉइल पार्टिकल्स वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो भी चले जाते हैं, और की वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, और हमारी क्रॉप अच्छे से नहीं ग्रो हो पाती। ठीक है, तो वो जिन एरियाज में इरोजन की प्रॉब्लम होती है वहां पे हम करते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन टिलेज का मेन ऑब्जेक्टिव ही इरोजन के अकॉर्डिंगली होता है। तो वहीं पे पड़े रहने देंगे तो क्या होगा कि अगर विंड आएगी भी तो जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं वो नहीं करेगी, अगर उस पे क्रॉप रेजिड्यूज बने रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए 30% जो उससे ज्यादा का एरिया जो होता है वो हम पुरानी क्रॉप रेजिड्यूज के साथ ही कवर रहने देते हैं, ताकि जो हमारी सॉइल है उसमें इरोजन ना हो पाए। ठीक है, तो देखो अभी देखो इसका क्या होता है कंजर्वेशन टिलेज, ये तो बेसिकली मैंने आपको समझा दिया। एनी टिलेज एंड प्लांटिंग covers 30% or more of the soil surface with crop residues after planting to reduce soil erosion by water or any system that maintains at least 1120 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ फ्लैट। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो टिलेज, कोई भी टिलेज और प्लांटिंग सिस्टम जिसमें 30% या उससे ज्यादा का एरिया जो है वो पुराने क्रॉप रेजिड्यूज के साथ कवर रहता है प्लांटिंग के बाद भी। ठीक है, ताकि हम जो सॉइल इरोजन है उसे कम कर सके, तो उसे बोलते हैं हम कंजर्वेशन टिलेज। ठीक है, तो क्या होता है कि स्मॉल ग्रेन रेजिड्यू इक्विवेलेंट ऑन द सरफेस थ्रू आउट द क्रिटिकल विंड इरोजन पीरियड इज कॉल्ड कंजर्वेशन टिलेज। दो जो स्मॉल ग्रेन रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है, स्मॉल ग्रेन रेजिड्यूज होते हैं वो सरफेस पे थ्रू आउट रहते हैं। ठीक है, अगर क्रिटिकल विंड इरोजन भी हो जाए, ठीक है, क्रिटिकल विंड इरोजन पीरियड भी आ जाए जिसमें कि इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है विंड के साथ, विंड बहुत ही तेजी के साथ चल रही है, तो ठीक है, तो वहां पे सॉइल इरोजन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वहां पे अगर स्मॉल ग्रेन रेजिड्यूज रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो सॉइल है वो इरोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम। ठीक है, तो कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम आपका बेसिकली होता है सॉइल को, अगर सॉइल इरोजन हो रही है तो उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल का जो 30% जो उससे ज्यादा का एरिया होता है उसे क्रॉप रेजिड्यूज के साथ ही कवर रहने देते हैं, ताकि अगर वाटर इरोजन हो या विंड इरोजन हो उसके टाइम पे क्या हो, हमारी जो सॉइल है वो इरोड ना हो पाए। ठीक है, चाहे कितना भी विंड इरोजन आ जाए, मतलब कितनी भी विंड तेजी से आ जाए, बट हमारी सॉइल जो है वो इरोड ना हो पाए, तो उन सब जो भी सिस्टम हम करते हैं उसे बोलते हैं कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उसमें कितना एरिया जो है वो क्रॉप रेजिड्यूज के साथ कवर रहता है, 30% या उससे ज्यादा का। ठीक है, अभी कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम जो है वो
हमने नेक्स्ट क्लासिफाई किया है नो टिलेज, रिज टिलेज एंड मल्च टिलेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम में हमारी पहली टाइप है नो टिलेज, ठीक है। देखो नो टिलेज होता है हमारा, इसे जीरो टिलेज भी बोलते हैं, ठीक है, जीरो टिलेज भी बोलते हैं इसको, नो टिलेज को। देखो नो टिलेज होता है हमारा जब हम हार्वेस्ट से लेके प्लांटिंग तक, ठीक है, मतलब जो पुरानी क्रॉप को जिसे हमने हार्वेस्ट किया है और उसके बाद हमें नई जो सीड्स हैं, नई प्लांट्स हमें ग्रो करनी है, हम कोई टिलेज नहीं करते, ठीक है। हम कोई सॉइल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। जैसे ही क्रॉप को हार्वेस्ट किया तभी उस पे जो हमने नई सीड्स हैं वो लगा दिए। क्रॉप को बिल्कुल हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ना ही उसमें कोई प्लोइंग की, नहीं ना ही कोई हैरोइंग की, कुछ भी नहीं किया, कोई भी ऑपरेशन नहीं किया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम नो टिलेज, जिसमें कोई भी टिलेज नहीं की जाती, ठीक है। सीड बेड भी नहीं बनाने पड़ते इसमें, ठीक है। तो क्या होता है कि क्रॉप, जो पुरानी क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करने के बाद उसके बाद में जब नई सीड सो कर दिए जाते हैं, नई हमारी प्लांट ग्रो कर दी जाती है, तो उसे बोलते हैं हम नो टिलेज, ठीक है। उसको जीरो टिलेज भी बोला जाता है। और नो टिलेज के फादर आपको ध्यान रखने हैं, वो है एडवर्ड फॉकनर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, नो टिलेज के फादर हैं एडवर्ड फॉकनर और टिलेज के फादर कौन थे, जेथरो टोल थे, ठीक है। तो देखो नो टिलेज इज डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच सॉइल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फ्रॉम हार्वेस्ट टू प्लांटिंग एक्सेप्ट फॉर न्यूट्रिएंट इंजेक्शन, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो हमने पुरानी क्रॉप है वो उसे हार्वेस्ट कर लिया और उसके बाद जब तक नई प्लांटिंग करते हैं हम उस सॉइल को पूरी तरह अनडिस्टर्ब रखा जाता है, उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता एक्सेप्ट फॉर न्यूट्रिएंट इंजेक्शन। क्या होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं सब सॉइल में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को इंजेक्ट किया जाता है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं किया जाता। तो ये है हमारी नो टिलेज। आप देख लो यहाँ पे, देखो पुरानी क्रॉप थी जो जब हमने हार्वेस्ट की तो उसके रेजिड्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये उसके रेजिड्यूज बचे हुए हैं। हमने जो क्रॉप के पुराने रेजिड्यूज हैं उन्हें रिमूव ही नहीं किया, उन्हें एलिमिनेट ही नहीं किया, हमने सॉइल को डिस्टर्ब ही नहीं किया और हमने यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट प्लांट है उसे सो भी कर दिया, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट प्लांट यहाँ पे सो हो गया, नेक्स्ट क्रॉप ग्रो हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है नो टिलेज, जिसमें हम कोई भी टिलेज नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी, ना कोई इम्प्लीमेंट यूज होता है इसमें ना कुछ और, ठीक है। तो एक जो इम्प्लीमेंट यूज होता है वो होता है नो टिल ड्रिल, ठीक है। अगर हमें सीड है जो सो करनी है वो मशीन से करनी है तो नो टिल ड्रिल होती है, सिर्फ वही यूज होती है यहाँ पे, ठीक है। और कोई टिलेज इम्प्लीमेंट नहीं यूज होता। उसके बाद है रिज टिलेज। देखो रिज टिलेज होता है कि जो रिजेस बनाकर, ठीक है, रिजेस बनाकर जब क्रॉप को ग्रो किया जाता है तो वो होती है रिज टिलेज। In ridge till, the soil is also left undisturbed from harvest to planting except for nutrient injection. Planting is completed in a seedbed prepared on ridges with sweeps, disc openers, coulters and row cleaners. ठीक है। तो क्या होता है कि देखो रिज टिलेज में क्या होता है कि सॉइल जो है वो भी अनडिस्टर्ब्ड ही रहती है, ठीक है। हार्वेस्ट कर ली पुरानी क्रॉप, अभी हम नेक्स्ट क्रॉप को प्लांट करना है तो पूरी तरह अनडिस्टर्ब्ड है हमारी सॉइल और उसमें क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को इंजेक्ट कर दिया सॉइल में। अभी देखो क्या होता है कि जो सीड बेड्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो रिजेस पे किए जाते हैं, ठीक है। हमने पूरा फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना, पूरी फील्ड में जो सॉइल है उसे डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ हमने जो रिजेस हैं, ऐसे देखो ऐसे रिजेस बनानी है हमने, ठीक है। वहां पे जो है सीड बेड हमारा प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं वो होते हैं स्वीप्स, डिस्क ओपनर्स, कॉल्टर्स एंड रो क्लीनर्स, ठीक है। तो हमारे जो है सिर्फ यही इम्प्लीमेंट्स यूज होंगे। स्वीप्स होते हैं कि जैसे कि थोड़ा सा सॉइल को अच्छे से इधर उधर करना है, ठीक है, तो स्वीप कर लेते हैं हम। और डिस्क ओपनर्स जिसके थ्रू रिजेस बना लेते हैं हम, ठीक है। तो रिज टिलेज में होता है कि रिजेस पे सीड बेड प्रिपेयर करके रिजेस पे हमारी क्रॉप लगाई जाती है, बाकी की पूरा फील्ड जो होता है वो हमारा अनडिस्टर्ब्ड रहता है, ठीक है। सिर्फ रिजेस पे प्लांटिंग की जाती है। तो ये था हमारा रिज टिलेज। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टाइप है हमारी मल्च टिल, ठीक है। देखो मल्च टिल क्या होता है, सबसे पहले तो मल्च क्या होता है। मल्च एक मटेरियल होता है जिसके थ्रू हम मल्चिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम सॉइल को कवर करते हैं। मल्चिंग होता है सॉइल को कवर करना, ठीक है।
सॉइल को किसी भी, चाहे वो स्ट्रॉज हो गए, क्रॉप के रेजिड्यूज हो गए पुराने, चाहे वो प्लास्टिक के कवर्स हो गए, ठीक है, हमारा पॉलीथीन हो गया, कुछ भी लाइक मटेरियल्स के साथ जनरली ऑर्गेनिक मटेरियल यूज किए जाते हैं, जैसे कि क्रॉप रेजिड्यूज, प्लांट रेजिड्यूज, ठीक है। तो क्या होता है कि उनमें जब हम सॉइल को कवर करते हैं, ताकि जो सॉइल की मॉइस्चर कंजर्वेशन कैपेसिटी है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, उसकी वीड्स को रिमूव करने की कैपेसिटी, उसमें न्यूट्रिएंट को जनरेट करने की कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो सरफेस को कवर करके रखते हैं और इरोजन ना हो, ठीक है, इरोजन ना हो तो हम करते हैं मल्चिंग, ठीक है। तो मल्च टिलेज होता है, मल्च टिलेज इससे मिलता जुलता ही होता है। इसमें क्या होता है कि सॉइल जो होती है वो सिर्फ प्लांटिंग के पहले डिस्टर्ब की जाती है, ठीक है। देखो, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद उसे डिस्टर्ब नहीं किया गया, बट सिर्फ जब हमने प्लांटिंग करनी ही होती है तब उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, पूरा फील्ड डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ठीक है। थोड़े थोड़े से पोर्शन होते हैं फील्ड में, उन्हें डिस्टर्ब किया जाता है। Mulch till is a category that includes all conservation tillage practices other than no tillage and ridge tillage. नो टिलेज और रिज टिलेज में तो हम सॉइल को डिस्टर्ब करते ही नहीं, ठीक है, तो ये तो ऑपरेशंस नहीं आते मल्च टिलेज में। तो जो टिलेज प्रैक्टिसेस आती हैं मल्च टिलेज में वो है जोन टिलेज एंड स्ट्रिप टिल, ठीक है। देखो, जोन टिल और स्ट्रिप टिल क्या होता है कि स्ट्रिप्स बनाकर, ठीक है, स्ट्रिप्स बनाकर क्या करते हैं हम, ठीक है, ऐसे जो स्ट्रिप्स बनाकर उनमें सीड सो कर देते हैं, ठीक है, ऐसे सीड सो कर देते हैं स्ट्रिप्स बनाकर, तो वो होती है स्ट्रिप टिल, वो आती है मल्च टिल में, ठीक है। तो देखो, मल्च टिल भी क्या होती है, एक कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम की ही टाइप है। इसमें भी क्या होता है कि जो जो हमारी सॉइल है उसे इरोजन से रोकने के लिए हम मल्च टिलेज करते हैं, ताकि सॉइल डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो सॉइल डिस्टर्ब ना करने के लिए, ठीक है, सॉइल को अनडिस्टर्ब्ड रखने के लिए और सॉइल में न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी बढ़ाए रखने के लिए हम करते हैं मल्च टिलेज। यहाँ पे मल्च टिलेज की गई है, देखो सॉइल जो है वो क्रॉप रेजिड्यूज के साथ कवर है हमारी, ऐसे आपको दिख रहा होगा कि जो सॉइल है उसमें पुराने क्रॉप रेजिड्यूज के साथ वो कवर की गई है। और यहाँ पे देखो ऐसे स्ट्रिप्स में क्या है, हमारे सीड सो किए गए हैं और क्रॉप ग्रो हो रही है, ठीक है। स्ट्रिप्स में क्या होता है, तो देखो जो स्ट्रिप्स होंगे बस वही यहाँ पे जो है डिस्टर्ब किए जाएंगे, सिर्फ इतना इतना पोर्शन जो है डिस्टर्ब किया जाएगा सॉइल का, पूरे फील्ड का, पूरे जो फील्ड है उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और ये भी डिस्टर्ब किया जाएगा सिर्फ प्लांटिंग के पहले, ठीक है, प्लांटिंग के पहले हमने स्ट्रिप्स बनाने हैं और स्ट्रिप्स पे सीड को सो करना है। और जो बाकी का फील्ड बचा उसमें कोई भी क्रॉप रेजिड्यूज हो गए या कोई भी अदर मटेरियल हो गया, कोई भी मल्च मटेरियल है तो उसके साथ मल्चिंग कर दी जाती है, तो ये होता है मल्च टिलेज, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारे पास अदर टिलेज सिस्टम्स, ठीक है। देखो, हमारा जो कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम था उसमें क्या होता था कि हम जो हमारा फील्ड था उसमें 30% और उससे ज्यादा का एरिया जो था वो हम क्रॉप रेजिड्यूज के साथ कवर रखते थे। बट हमारे जो और टिलेज सिस्टम है उनमें क्या होता है कि हम जो फील्ड का एरिया है वो 30% से कम एरिया, ठीक है, 30% से कम एरिया जो है वो क्रॉप रेजिड्यूज के साथ कवर करते हैं प्लांटिंग के बाद। इसमें सबसे पहले है रिड्यूस्ड टिल। रिड्यूस्ड टिल सिस्टम्स लीव 15 to 30% रेजिड्यूज कवर आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है। जो हमारा फील्ड होगा उसमें 15 से 30% जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं पुराने वो रहेंगे, ठीक है, 30% से कम रहेंगे, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, 560 to 1120 kilograms per hectare of small grain residues equivalent throughout the critical wind erosion। देखो हमारे कंजर्वेशन टिलेज में क्या था, 1120 किलोग्राम पर हेक्टेयर स्मॉल ग्रेन रेजिड्यूज हमें वहां पे रखने पड़ते थे, ठीक है, विंड इरोजन के टाइम पे। बट यहाँ पे क्या होता है, 560 से 1120 किलोग्राम पर हेक्टेयर के स्मॉल ग्रेन रेजिड्यूज जो हैं वो रखने पड़ते हैं क्रिटिकल विंड इरोजन में, मतलब उससे कम, ठीक है। वहां पे क्या था, 1120 या उससे ज्यादा, ठीक है, 1120 किलोग्राम पर हेक्टेयर या उससे ज्यादा, बट यहाँ पे 560 से 1120 किलोग्राम पर हेक्टेयर के जो हमारे स्मॉल ग्रेन रेजिड्यूज होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस्ड टिलेज में क्या होता है कि 30% के कम का एरिया जो हमारा फील्ड का होता है वो क्रॉप रेजिड्यूज के साथ कवर रहता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये यहाँ पे है हमारा कन्वेंशनल टिलेज। देखो, कन्वेंशनल टिलेज होता है जिसमें हम प्रॉपर टिलेज करते हैं, प्रॉपर प्लोइंग भी होगी यहाँ पे,
प्रॉपर हैरोइंग भी होगी, सब कुछ होगा, तो वो होगा कन्वेंशनल टिलेज। ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर टिलेज किया जाता है, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद प्रॉपर टिलेज किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट सीड्स जो है वो सो किए जाएंगे। तो देखो, कन्वेंशनल टिलेज सिस्टम लीव लेस देन 15% रेजिड्यूज कवर आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है, देखो क्या होता है कि 15% से कम के रेजिड्यूज कुछ भी नहीं होते, बहुत ही कम। ठीक है, बहुत ही कम रेजिड्यूज जो होते हैं वो हमारे फील्ड पे रहते हैं, 15% से भी कम। और लेस देन 560 kilograms पर हेक्टेयर ऑफ स्मॉल ग्रेन रेजिड्यूज इक्विवेलेंट थ्रू द क्रिटिकल विंड इरोजन पीरियड। 560 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम स्मॉल ग्रेन रेजिड्यूज होते हैं जो वो विंड इरोजन के पीरियड में वहां पे रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जो हमारा कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम था उसमें 30% से ज्यादा का एरिया था। ठीक है, 30% से ज्यादा का एरिया जो है हम कवर करते हैं और 11 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर स्मॉल ग्रेन रेजिड्यूज वहां पे रहने चाहिए। और जो हमारा पिछला हमने पढ़ा रिड्यूस टिलेज, उसमें क्या था, 15 से 30% जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं वो वहां पे रहने चाहिए और 560 से 1120 किलोग्राम पर हेक्टेयर स्मॉल ग्रेन रेजिड्यूज वहां पे रहने चाहिए। और कन्वेंशनल टिलेज में क्या है, 15% से भी कम। ठीक है, 15% से कम रेजिड्यूज और 560 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम के रेजिड्यूज जो हैं, स्मॉल ग्रेन रेजिड्यूज हैं, वो वहां पे हमारे फील्ड पे रहने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो देखो कन्वेंशनल टिलेज वहां पे की जाती है जहाँ पे इरोजन की प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, इरोजन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती, वहां पे हमारा कन्वेंशनल टिलेज किया जाता है। और जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो वहां पे कन्वेंशनल टिलेज किया जाता है। प्रॉपर पूरे सारे टिलेज किए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो these systems generally involve plowing and some other form of intensive tillage। ठीक है, इंटेंसिव टिलेज की जाती है, इसमें हैरोइंग भी होती है, प्लोइंग भी होती है। ठीक है, वो सारे ऑपरेशंस इसमें किए जाते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी नेक्स्ट है हमारे पास अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज सिस्टम्स। टिलेज सिस्टम की फर्दर क्लासिफिकेशन या उससे अलावा और कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, जनरली 2 टाइप्स की है, एक है कन्वेंशनल टिलेज जिसे हम क्लीन टिलेज भी बोलते हैं, दूसरी है कंजर्वेशन टिलेज। ठीक है, देखो कन्वेंशनल टिलेज और क्लीन टिलेज होता है जिसमें कि प्रॉपर टिलेज की जाती है, प्लोइंग भी की जाती है, हैरोइंग भी की जाती है, सब कुछ किया जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद जब हमें नई सीड को सो करना होता है, नई सीड को प्लांट करना होता है, तो पूरे ऑपरेशंस किए जाते हैं सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए, तो उसे बोलते हैं कन्वेंशनल टिलेज, जिसमें प्रॉपर होते हैं कन्वेंशनल टिलेज और क्लीन टिलेज। देखो प्लोइंग द इंटायर फील्ड, ठीक है, एक सीड बेड को बार ताकि हमारा जो प्रॉपर एक सीड बेड है वो प्रिपेयर हो जाए, जो हमारी कंपैक्ट सॉइल है वो लूज हो जाए, पूरे वीड्स जो है वो रिमूव हो जाए, हमारे जो पुरानी क्रॉप रेजिड्यूज बचे हुए हैं वो भी कम हो जाए। ठीक है, तो जो प्रॉपर जो प्लोइंग की जाती है, प्रॉपर टिलेज जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कन्वेंशनल टिलेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्वेंशन टिलेज कर रखी है, कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखो इधर कंपैक्ट सॉइल है हमारी, इधर जो हमारी क्रॉप को हार्वेस्ट किया है पुरानी क्रॉप को, और इधर क्या है प्रॉपर टिलेज की जा रही है ताकि हमें नेक्स्ट सीड बेड जो है वो प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो कन्वेंशनल टिलेज होता है जिसमें हमारा प्रॉपर टिलेज किया जाता है। आगे है कंजर्वेशन टिलेज। देखो कंजर्वेशन टिलेज होता है जिसमें क्या होता है कि हम फील्ड को पूरी तरह डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, सॉइल को पूरी तरह डिस्टर्ब नहीं करते ताकि जो हमारी सॉइल है वो कंजर्व रहे। ठीक है, इरोजन की प्रॉब्लम होती है जिन एरियाज में, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इरोजन की प्रॉब्लम होती है जब, तब वहां पे कंजर्वेशन टिलेज की जाती है। देखो प्लोइंग द फील्ड विद लेसर नंबर ऑफ पासेस ओवर द इंटायर लैंड और प्लोइंग ओनली इन द रिक्वायर्ड स्पेस ऑफ द लैंड एंड देन सोइंग इज कॉल्ड कंजर्वेशन टिलेज। इसमें क्या होता है कि जब हमारी जो इंटायर लैंड होती है, ठीक है, जो मान लो हमारा पूरा फील्ड है, इसमें हमने पूरी फील्ड की सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करना होता, पूरे फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करते हम,
हम सिर्फ कुछ कुछ लैंड को जहाँ पे हमें सीड्स शो करनी है, मान लो हमें स्ट्रिप्स में सीड्स शो करने हैं, ठीक है, रिजेस में हमें प्लांट करना है, तो हम सिर्फ रिजेस पे ही सीड बेड्स बनाएंगे, पूरी फील्ड को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। अगर स्ट्रिप्स में शो करना है सीड्स को तो स्ट्रिप्स बनाते जाएंगे और बाकी के फील्ड को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है। कंजर्वेशन टिलेज या तो जहाँ पे इरोजन होता है वहां पे किया जाता है, और ये अगर वहां पे ऐसे एरियाज जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी कम है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कम है सॉइल में, तो वहां पे भी हमारी कंजर्वेशन टिलेज की जाती है, क्योंकि बार बार टिलेज करने से आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज हो जाते हैं, ठीक है। बार बार टिलेज करने से देखो सॉइल पार्टिकल्स लूज होते होते जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी होती है वहां पे, ठीक है। तो कंजर्वेशन टिलेज होता है जिसमें बहुत ही कम टिलेज के ऑपरेशंस किए जाते हैं, और सिर्फ रिक्वायर्ड स्पेसिस पे पूरे फील्ड में जहां जहां पे भी हमें सोइंग करनी है, जहां जहां पे प्लांटिंग करनी है, सिर्फ रिक्वायर्ड स्पेसिस पे जब टिलेज की जाती है तो उसे बोलते हैं कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज की टाइप्स हैं, सबसे पहले है मिनिमम टिलेज, ठीक है। मिनिमम टिलेज में क्या होता है, मिनिमम सॉइल मैनिपुलेशन नेसेसरी टू मीट टिलेज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बहुत ही मिनिमम, ठीक है। एक फील्ड में जब हमने पुरानी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, नई क्रॉप ग्रो करनी है, तो मिनिमम सॉइल मतलब कम से कम सॉइल को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। बिल्कुल ही कम से कम जो टिलेज ऑपरेशन हम कर सकते हैं उस सॉइल पे उसे बोलते हैं मिनिमम टिलेज, ठीक है। आगे है हमारा मल्च टिलेज, ठीक है। मल्च टिलेज क्या होता है, जिसमें कि 30% या उससे ज्यादा के क्रॉप रेजिड्यूज हैं जो वो सॉइल के सरफेस पे रहते हैं, उसे बोलते हैं मल्च टिलेज, ठीक है। देखो हमारा जो फील्ड है उसमें अगर हमें शो कर रहे हैं हम स्ट्रिप्स में, ठीक है, तो स्ट्रिप्स में शो कर दिया, और वहां यहाँ पे क्या रहेगा, मल्च मटेरियल रहेगा, ठीक है, चाहे क्रॉप रेजिड्यूज हो, ठीक है। जनरली 30% या उससे ज्यादा का एरिया फील्ड का जो है वो क्रॉप रेजिड्यूज के साथ कवर रहेगा हमारा, ठीक है। अगर हम रिजेस बनाकर प्लांटिंग कर रहे हैं तो जो है हमारा मतलब फील्ड बच गया है हमारा, ठीक है, तो वहां पे जो है क्रॉप रेजिड्यूज पड़े रहते हैं, ठीक है। तो 30% या उससे ज्यादा का एरिया जो होता है वो क्रॉप रेजिड्यूज के साथ कवर रहता है मल्च टिलेज में, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इसमें है रोटरी टिलेज। देखो रोटरी टिलेज होता है टिलेज ऑपरेशंस एम्प्लॉइंग रोटरी एक्शन ऑफ द टूल टू कट ब्रेक एंड मिक्स द सॉइल इज कॉल्ड रोटरी टिलेज। रोटरी टिलेज में होता है ऐसी टिलेज ऑपरेशंस जिसमें क्या होता है कि हम सॉइल को कट करते हैं, ब्रेक करते हैं और सॉइल को मिक्स करते हैं, ठीक है। सॉइल को कट करते हैं, जो क्लॉड्स होंगे उनको कट करेंगे, ब्रेक करेंगे क्लॉड्स को, और उसके बाद सॉइल को मिक्स कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा रोटरी टिलेज, ठीक है। यहाँ पे देखो रोटरी टिलेज कर रखी है। देखो जो पुरानी क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करने के बाद उसके जो रेजिड्यूज हैं वो हमने नहीं निकाले, वो हमने एलिमिनेट नहीं करे, ठीक है। तो जो हमारे क्रॉप रेजिड्यूज पुराने थे उनको एज इट इज रखा, और वहीं से सॉइल को क्या किया हमने, कट कर दिया, ब्रेक कर दिया और सॉइल को मिक्स कर दिया, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट यूज होता है रोटरी टिलेज में, ठीक है। तो वो होता है हमारा रोटरी टिलेज, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि जो पुरानी क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करने के बाद जो उसके रेजिड्यूज हैं उनको पूरी तरह एलिमिनेट नहीं करते, बट फिर भी सॉइल को एज इट इज कट करते हैं, ब्रेक करते जाते हैं और मिक्स करते जाते हैं, ठीक है। वो होता है रोटरी टिलेज। प्रॉपर प्लोइंग वगैरह इसमें नहीं की जाती, ठीक है। प्रॉपर पूरे टिलेज ऑपरेशन नहीं किए जाते, बस थोड़े से जो है हमारे टिलेज ऑपरेशन किए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं रोटरी टिलेज। आगे है हमारा स्ट्रिप टिलेज। स्ट्रिप टिलेज में क्या होता है, ओनली आइसोलेटेड बैंड्स ऑफ सॉइल्स आर टिल्ड, ठीक है। सिर्फ जो हमने जहाँ पे सीड सो करना है, ठीक है, स्ट्रिप्स में प्लांटिंग करनी है, स्ट्रिप्स में सीड को सो करना है, सिर्फ वही वही एरिया डिस्टर्ब किया जाएगा, पूरा फील्ड डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे देखो जो है हमारे स्ट्रिप्स में हमने प्लांटिंग कर रखी है और पूरा एरिया जो है हमारा वो क्रॉप रेजिड्यूज के साथ कवर कर रखा है, ठीक है। पूरा एरिया जो है हमारा वो अनडिस्टर्ब्ड है, सिर्फ जो एरिया जहाँ पे हमने प्लांटिंग करनी है हमने उसी उसी को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो वो होता है हमारा स्ट्रिप टिलेज। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारे पास कंबाइंड टिलेज। देखो कंबाइंड टिलेज क्या होता है कि एक फील्ड में जब हमको नंबर ऑफ ऑपरेशंस को रिड्यूस करना होता है,
तो 2 से ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स एक साथ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स एक बार यूज़ किए जाते हैं ता करके कि एक बार के ऑपरेशन में ही पूरा हमारा टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ता करके कि जो हमारी इरोजन है उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाए, ठीक है। ये कंजर्वेशन टिलेज का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। कंबाइंड टिलेज कंजर्वेशन टिलेज का ही पार्ट है। देखो, tillage operations utilizing simultaneously two or more different types of tillage tools or implements to simplify, control or reduce the number of operations over a field is called combined tillage, ठीक है। जिसमें दो या दो से ज़्यादा different types of tools जो हैं, implements जो हैं, वो हम एक साथ यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमारी टिलेज है उसे सिंप्लीफाई कर सकें और हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं टिलेज के उन्हें कम कर सकें, ठीक है। तो देखो, ये हमारी एक कंबाइंड टिलेज मशीन है जिसमें क्या है कि कल्टीवेटर के ब्लेड्स भी लगे हुए हैं, हमारे जो हैरोइंग ब्लेड्स हैं वो भी लगे हुए हैं और अदर ब्लेड्स जो हैं वो भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है कंबाइंड टिलेज, एक बार में सारी ऑपरेशंस कर देती है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि जो हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो कम हो जाते हैं और जो हमारी सॉइल की इरोजन की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है और सॉइल हमारी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लोइंग ऑफ लैंड, ठीक है। प्लोइंग क्या होता है? प्लोइंग ऑफ लैंड सेपरेट्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इनटू फरो स्लाइसेस। जब हमारी सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसको फरोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फरो स्लाइसेस बना दी जाती हैं तो उसे बोलते हैं प्लोइंग ऑफ लैंड। देखो, यहाँ पे जो है हमारे फरोज बने हुए हैं, ठीक है। फरोज हैं और यहाँ पे रिजेस हैं, ठीक है। जब जो हमारा फील्ड है उसे फरो स्लाइसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं हम प्लोइंग ऑफ लैंड। देखो, फरो क्या होता है? फरो इज अ ट्रेंच फॉर्म्ड बाय एन इम्प्लीमेंट इन द सॉइल ड्यूरिंग द फील्ड ऑपरेशन। फील्ड ऑपरेशन में जब क्या होता है, एक इम्प्लीमेंट जो है ट्रेंच फॉर्म कर देता है सॉइल में तो उसे बोलते हैं हम फरो, ठीक है। देखो, ट्रेंच फॉर्म हो गया तो इसे बोलेंगे हम फरो, ठीक है। फरो का क्या काम होता है? इसमें वाटर फ्लो करता है इरिगेशन के टाइम, ठीक है। इरिगेशन के टाइम जब हमने यहाँ पे क्रॉप ग्रो करनी है तो जब वाटर फ्लो करेगा तो वो फरोज में वाटर हमारा फ्लो करता है, ठीक है। देखो, अभी फरो स्लाइस क्या होता है? द मास ऑफ सॉइल कट लिफ्टेड एंड थ्रोन टू वन साइड इज कॉल्ड फरो स्लाइस। फरो स्लाइस होता है कि जब यहाँ से जो भी हमारा सॉइल मास था, ठीक है, जो हमने उठाकर इधर फेंक दिया, ठीक है, तो वो होता है फरो स्लाइस। जो भी मास हम कट करते हैं और इधर थ्रो कर देते हैं तो उसे बोलते हैं फरो स्लाइस। इधर देखो, यहाँ पे प्लो फरो की मैंने एक इमेज लगाई है। देखो, ये हमारी फरो है, ठीक है, ये फरो है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी यहाँ से जो मास था वो उठाकर जब इधर हमने फेंक दिया तो जो भी जो मास था वो होता है हमारा फरो स्लाइस, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे है हमारा फरो वॉल, ठीक है। फरो वॉल होता है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सरफेस बाय साइड ऑफ फरो, ठीक है। देखो, जो साइड होती है फरो की, जब वहां पे जो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सरफेस रह जाता है वो हमारी होती है फरो वॉल, ठीक है। देखो, ये हमारी फरो वॉल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब यहाँ से हमने सॉइल को कट किया, सॉइल जो भी था, सॉइल मास था, उसे यहाँ पे भेज दिया, बट यहाँ पे जो साइड्स थी, ठीक है, जो साइड्स थी वो तो अनडिस्टर्ब्ड रहेगी ना। जो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सरफेस रह जाएगा वो होगा हमारा फरो वॉल, ठीक है। साइड पे फरोज की जो भी अनडिस्टर्ब्ड होगा वो हमारा फरो वॉल होगा। उसके बाद है क्राउन। द टॉप पोर्शन ऑफ द टर्न फरो स्लाइस इज कॉल्ड क्राउन, ठीक है। क्राउन, देखो, फरो स्लाइस है जो हमारी, फरो स्लाइस क्या है? जो हमने मास यहाँ से उठाकर यहाँ पे फेंका वो फरो स्लाइस है। उसका जो टॉप होगा, ठीक है, उसका जो टॉप होगा, देखो, जो टॉप है फरो स्लाइस का उसे बोलते हैं हम क्राउन, ठीक है। आगे देखो, बैक फरो। बैक फरो क्या होता है? अ रेज्ड रिज लेफ्ट एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप ऑफ लैंड व्हेन प्लोइंग इज स्टार्टेड फ्रॉम सेंटर टू साइड इज कॉल्ड बैक फरो। देखो, जब सेंटर से क्या करते हैं, सेंटर से प्लोइंग करनी स्टार्ट करते हैं एक साइड को, सेंटर से जब एक साइड को प्लोइंग करनी स्टार्ट करते हैं तो एक रेज्ड रिज बच जाता है सेंटर में, ठीक है। सेंटर में एक स्ट्रिप में एक रेज्ड रिज जो है हमारा वो बच जाता है तो उसे बोलते हैं बैक फरो। देखो, बैक फरो ऐसे होता है, ये हमारा बैक फरो है। जब देखो सॉइल इधर की इधर की सॉइल की मूवमेंट इधर को हो रही है, इधर की सॉइल को मूवमेंट इधर को हो रही है तो बैक फरो है। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है, इस फरो में कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो ये हमारी रेज्ड बच जाती है एक, तो इसे बोलते हैं हम बैक फरो, ठीक है। देखो, ऐसी है बैक फरो।
ठीक है। जो रेस्ड बच जाती है जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, इधर की सॉइल इधर को मूव कर जाएगी, इधर की सॉइल जब इधर को मूव करती है तो जो बीच में एक स्ट्रिप जो है वो अनडिस्टर्ब्ड बच जाती है, तो उसे बोलते हैं बैक फरो। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी है डेड फरो। देखो डेड फरो क्या होता है, एन ओपन ट्रेंच लेफ्ट इन बिटवीन टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स ऑफ लैंड आफ्टर फिनिशिंग प्लोइंग इज कॉल्ड डेड फरो। देखो जब प्लोइंग हमारी फिनिश हो जाती है तो जो हमारी दो स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, दो स्ट्रिप्स के बीच में जो लैंड बच जाती है, ठीक है, ओपन ट्रेंच बच जाता है, तो उसे बोलते हैं डेड फरो। अभी क्या होगा, सॉइल की मूवमेंट इधर की इधर को होगी, इधर की इधर को होगी, और जो बीच में है वो हमारा पोर्शन जो है एक डीप सा ट्रेंच बन जाएगा, तो उसे बोलते हैं डेड फरो। ठीक है। देखो हमारी जो है बैक फरो में क्या था, सॉइल की मूवमेंट इधर की स्ट्रिप्स से इधर को आ रही थी, इधर की फरो से इधर को आ रही थी, तो हमारी जो बैक फरो है वो बीच में बच गई। बट डेड फरो में क्या होता है, सॉइल की मूवमेंट ऑपोजिट साइड्स में होती है और बीच में एक ट्रेंच बच जाता है, तो उसे बोलते हैं डेड फरो। उसके बाद है हेडलैंड। While plowing a land with a tractor, a strip of unplowed land is left at each end of the field for the tractor to turn. देखो फील्ड है हमारा, यहाँ पे जो है हमारी कुछ सॉइल होती है वो अनडिस्टर्ब्ड होती है, ताकि जो हमारा ट्रैक्टर है वो टर्न कर जाए। ठीक है, ट्रैक्टर को टर्न करने के लिए जो सॉइल चाहिए होगी, जो लैंड चाहिए होती है, वो अनडिस्टर्ब्ड होती है, ठीक है, अनप्लोड होती है, वहां पे प्लोइंग नहीं की जाती, तो उसे बोलते हैं हेडलैंड, जो कि ट्रैक्टर के टर्न करने के लिए लैंड बच जाती है। ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्लोइंग लैंड के मेथड्स। ठीक है। प्लोइंग लैंड के जनरली दो मेथड्स होते हैं, एक होता है गैदरिंग और एक होता है कास्टिंग। ठीक है। देखो गैदरिंग होता है whenever a plow works round a strip of plowed land it is said to be gathering। देखो जब एक जो ट्रैक्टर है हमारा, ठीक है, वो एक प्लो लैंड, पहले से लैंड प्लो है उस पे वर्क कर रहा है राउंड स्ट्रिप्स में, उसे बोला जाता है गैदरिंग। ठीक है। इसमें क्या करेगा, जो ट्रैक्टर होगा हमारा वो ऐसे जाएगा, ठीक है, हमेशा वो राइट टर्न लेगा। ठीक है। यहाँ पे हेडलैंड होगा, ठीक है, जहाँ से टर्न लेगा इसको बोलते हैं हेडलैंड। हेडलैंड, ठीक है, जहाँ से टर्न लेगा ट्रैक्टर आगे जाकर, ठीक है, वो हमेशा राइट टर्न लेगा यहाँ से। ठीक है। वो ऐसे राउंड में ऐसे, ठीक है, जो है वो टर्न्स लेता जाएगा। ठीक है। ये होता है हमारा गैदरिंग। ठीक है, जो हमेशा राइट टर्न लेगा और प्लोड लैंड पे ये वर्क करेगा। ठीक है, वो होगा गैदरिंग। इसके बीच में एक जो है वो अनप्लोड फरो बच जाती है। ठीक है, एक अनप्लोड फरो बच जाती है बीच में। उसके बाद है कास्टिंग। Whenever plow works round a strip of unplowed land, it is said to be casting। जब जो ट्रैक्टर है वो अनप्लो लैंड पे वर्क करेगा उसे बोलते हैं कास्टिंग। ठीक है। इट इज रिकमेंडेड दैट लॉन्ग फील्ड शुड बी प्लोड बाय गैदरिंग इन वन सीजन एंड कास्टिंग इन अनदर सीजन। ठीक है। तो क्या बोला जाता है कि जब फील्ड काफी बड़ा हो तो उसमें एक सीजन में गैदरिंग करनी चाहिए और दूसरे सीजन में कास्टिंग करनी चाहिए। अभी देखो गैदरिंग में ये राइट टर्न्स लेगा ट्रैक्टर हमारा, बट जो हमारा कास्टिंग है उसमें जो हमारा ट्रैक्टर है वो हमेशा लेफ्ट टर्न लेगा। ठीक है, वो ऐसे लेफ्ट टर्न लेके जो है वो राउंड करेगा। ठीक है, और अनप्लो लैंड को प्लो करता जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा कास्टिंग। और इसमें क्या होता है कि बीच में एक ट्रेंच बच जाता है। ठीक है, एक जो है ट्रेंच बच जाता है बीच में, जिसे हम डेड फरो भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि डेड फरो में क्या होता है, इधर की लैंड उधर को चली जाती है, इधर की उधर को, और बीच में एक ट्रेंच बच जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डेड फरो। तो ये हमारी डेड फरो है। ठीक है, कास्टिंग में डेड फरो बनती है हमारी, और गैदरिंग में हमारी फरो बचती है जिसे हम प्लो नहीं कर पाते। ठीक है, सेंटर में बचती है। ये इतना इकोनॉमिकल नहीं होता क्योंकि प्लो लैंड को दोबारा प्लो करना पड़ता है, इतना इकोनॉमिकल नहीं होता, बट कास्टिंग इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, क्योंकि इसे अनप्लो लैंड को प्लो करते हैं। ठीक है, देखो गैदरिंग में लैंड को प्लो करते हैं और जो ट्रैक्टर है हमेशा वो हमेशा राइट टर्न लेगा, और कास्टिंग में क्या होता है, अनप्लो लैंड को प्लो करते हैं और जो ट्रैक्टर है हमेशा वो लेफ्ट टर्न लेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी गैदरिंग और कास्टिंग। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट देखो, फॉर इकोनॉमिकल प्लोइंग द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। इकोनॉमिकली जो हमें सूटेबल होती हैं प्लोइंग्स, उनमें दो मेथड्स होते हैं, पहला है कॉन्टिन्यूस प्लोइंग और दूसरा है राउंड एंड राउंड प्लोइंग।
Continuous plowing method. In normal conditions, the continuous plowing method is considered very convenient and economical. जो हमारा continuous plowing method है उसे बहुत ही convenient और economically suitable माना जाता है, ठीक है, normal conditions में। तो देखो continuous plowing method होता क्या है, जो हमारी एक लैंड होती है, ठीक है, उसे 3:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। मान लो आपके पास 4 हेक्टेयर लैंड है तो उसे 3 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखो जो हमारी 1 हेक्टेयर वाली लैंड होगी इधर और इधर हमारी 3 हेक्टेयर वाली लैंड होगी, तो देखो क्या होगा कि इसमें जहाँ पे एक रिज बना दी जाएगी, ठीक है, 1 हेक्टेयर और 3 हेक्टेयर को डिवाइड करने के लिए एक रिज बना दी जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, जो 1 हेक्टेयर की लैंड है वहां पे विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इक्वल विड्थ पे रिजेस बना दी जाएंगी। देखो ऐसे यहाँ पे 2 रिजेस बनी है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे रिजेस बना दी जाएंगी। और क्या किया जाएगा फिर, जो हमारी 3 हेक्टेयर की लैंड बचती है वहां पे ट्रैक्टर के साथ कास्टिंग की जाएगी, ठीक है। जो ट्रैक्टर होगा वो लेफ्ट टर्न्स लेकर, जो हमारी अनप्लो लैंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारी अनप्लो लैंड है, अनप्लो लैंड पे जब ट्रैक्टर जो है वो लेफ्ट टर्न्स लेगा तो वहां पे क्या होगी, कास्टिंग होगी, ठीक है। जो हमारी 3 हेक्टेयर वाली लैंड है वहां पे कास्टिंग कर देगा ट्रैक्टर। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारी अभी देखो 3 हेक्टेयर वाली लैंड प्लो हो गई, ठीक है, अनप्लो लैंड पे कास्टिंग करके हमने उस लैंड को प्लो कर दिया। अभी जो हमारी 1 हेक्टेयर वाली लैंड बची है वहां पे रिजेस तो पहले ही बनी हुई है हमारी, ठीक है, मतलब वो पहले ही थोड़ा सा प्लो हुआ है। तो उस प्लो लैंड को जो ट्रैक्टर है वो राइट डायरेक्शंस में मूव करेगा अगेन एंड अगेन, ठीक है, राइट डायरेक्शंस में मूव करेगा जब, ठीक है। और जो पहले से प्लो लैंड है तो वहां पे हो जाएगी गैदरिंग, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्लोइंग मेथड में गैदरिंग एंड कास्टिंग एक साथ होती है, ठीक है। एक लैंड को 3:1 की रेशो में कन्वर्ट कर लिया जाता है। 3/4 लैंड होती है उस पे की जाती है कास्टिंग और 1/4 लैंड होती है उस पे की जाती है गैदरिंग, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूस प्लोइंग मेथड। उसके बाद है राउंड एंड राउंड प्लोइंग। राउंड एंड राउंड प्लोइंग में क्या होता है कि जो हमारा प्लो होता है, ठीक है, जो कि ट्रैक्टर के साथ कनेक्टेड होता है, जो प्लो होता है वो राउंड एंड राउंड फील्ड में मूव करता रहता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स का है, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है स्टार्टिंग एट द सेंटर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फील्ड होता है, ठीक है, जिसे प्लो करना होता है उसमें सेंटर से स्टार्टिंग की जाती है, ठीक है। सेंटर में एक ऐसा स्मॉल सा प्लॉट जो है उसे मार्क कर लिया जाता है, ठीक है। पहले ट्रैक्टर जो है उसे प्लो करेगा राउंड राउंड घूमकर और फिर क्या करेगा, राउंडली वो पूरे फील्ड को कवर कर लेगा, ठीक है। देखो अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इज मार्क्ड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड इट इज प्लॉट फर्स्ट, ठीक है। पहले छोटा सा प्लॉट मिडल में मार्क कर लिया जाएगा और उसे प्लो कर दिया जाएगा और उसके बाद द प्लो वर्क्स अराउंड दिस वेरी स्मॉल प्लॉट एंड द इंटायर प्लॉट इज कंप्लीटेड। फिर वो इसके अराउंड भी प्लो करेगा और पूरा फील्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक इकोनॉमिकल मेथड नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सूटेबल नहीं होता। उसके बाद है स्टार्टिंग एट द आउटर एंड। इसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर जो है वो फील्ड के एक एंड से स्टार्टिंग करता है, ठीक है, फील्ड के एक एंड से वो स्टार्टिंग करेगा और उसके बाद क्या करेगा, पहले वो पूरी साइड्स घूमेगा, ठीक है, पूरी साइड्स में प्लो करेगा और फिर धीरे धीरे होता होता वो सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। तो पहले ये आउटर से स्टार्टिंग करता है, स्टार्टिंग एट द आउटर एंड मतलब वो आउटर से स्टार्टिंग करता हुआ सेंटर तक जाता है और एट द सेंटर में वो क्या करता है, सेंटर से शुरू होकर पूरी फील्ड को कवर करता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल प्लोइंग इज यूजुअली डन बाय दिस मेथड। कन्वेंशनली जो बड़ी फील्ड्स में जो जनरली प्लोइंग की जाती है वो स्टार्टिंग एट द आउटर एंड से ही की जाती है, ठीक है। पहले आउटर जो कवरिंग्स हैं उन्हें कवर किया जाता है और उसके बाद सेंटर में आया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टार्टिंग एट द आउटर एंड स्टार्टिंग एट द सेंटर। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसी की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वन वे प्लोइंग, ठीक है। देखो वन वे प्लोइंग में क्या होता है, दिस सिस्टम रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ स्पेशल टाइप प्लो नोन एज रिवर्सिबल प्लो और वन वे प्लो, ठीक है। ये हमारा रिवर्सिबल प्लो है जिसे वन वे प्लो भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये हमारा इम्प्लीमेंट है, ये प्लो यूज किया जाता है स्पेशली वन वे प्लोइंग के लिए, ठीक है। देखो वन वे प्लोइंग क्या है कि जब एक फील्ड होता है उसमें क्या होता है कि जब ये वाला जो प्लो होता है हमारा रिवर्सिबल प्लो, ठीक है, इसे क्या करते हैं कि एक साइड में, ठीक है, यहाँ पे हेडलैंड जो है हमने मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ट्रैक्टर टर्न्स लेगा, ठीक है, ये अनप्लो होगा, ये हमारा हेडलैंड होगा। तो जब हेडलैंड सबसे पहले मार्क करते हैं फील्ड में, हेडलैंड मार्क कर लिया तो यहाँ पे एक जो स्ट्रिप है उसे प्लो करता हुआ चला गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो फरोज है उसे लेफ्ट टू राइट टर्न करता जाएगा, ठीक है,
लेफ्ट में और राइट में जो सॉइल है उसे थ्रो करता हुआ चला जाएगा और फरोज बनाता हुआ चला जाएगा। ठीक है, देखो एक फरो बन गई और उसके बाद ये क्या करेगा, फिर उसी में रिटर्न करेगा। ठीक है, उसी में फिर रिटर्न करेगा, ट्रैक्टर जो है लूप लेकर इसी में रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे ये काम करता है, इसलिए इसे बोलते हैं वन वे प्लोइंग। और रिवर्सिबल प्लो भी बोलते हैं। रिवर्सिबल क्योंकि ये एक बार जाएगा और फिर उसी पे रिटर्न करेगा, इसलिए इसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्लो। इन जेंटली स्लोपिंग फील्ड दिस मेथड इज सूटेबल। जो स्लोपिंग फील्ड जो होती है वहां पे वन वे प्लोइंग की जाती है। ठीक है, तो ये थे राउंड एंड राउंड प्लोइंग के टाइप्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लो को। ठीक है, प्लोइंग के लिए जो इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है उसे बोलते हैं प्लो। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे प्लो की टाइप्स को और उनके बॉडी पार्ट्स को। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लोज अकॉर्डिंग टू पावर यूज्ड। ठीक है, जो भी उनकी मैकेनिकल पावर होती है, जो भी हॉर्स पावर होती है प्लोज की, उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है। प्लोज को डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी। सबसे पहले है हमारे पास इंडिजीनियस प्लो। ठीक है, इंडिजीनियस का मतलब होता है नेटिव एक कंट्री का। ठीक है, जो एक कंट्री में होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंडिजीनियस। देखो, इसे कंट्री प्लो भी बोला जाता है क्योंकि ये हमारी कंट्री में मोस्टली यूज किया जाता है, हमारी कंट्री में ही बनता है ये। ठीक है, तो इसलिए इसे इंडिजीनियस और कंट्री प्लो बोला जाता है। ये एक एनिमल ड्रॉन प्लो होता है। ठीक है, एनिमल्स के थ्रू कनेक्ट करके इसे यूज किया जाता है, एनिमल्स ड्रॉ करते हैं इस प्लो को। इट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड ब्रेक्स इट ओपन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्लो सॉइल में जाते हैं। ठीक है, और पेनिट्रेट करते हैं और सॉइल को ब्रेक करते हुए चले जाते हैं। इट फॉर्म्स वी शेप्ड फरोज। इसमें जो फरोज बनती है वो वी शेप की फरोज बनती है। ठीक है, और उनकी जो टॉप की विड्थ होती है, ठीक है, जो फरोज की टॉप की विड्थ होगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। और जो डेप्थ होती है, ठीक है, ऐसी होती है ना, ऐसी हमारी रिजेस एंड फरोज होंगी, जो ये हमारी फरो होगी नीचे, तो इनका जो डेप्थ होगी वो होगी 15 से 12 से 15 सेंटीमीटर। और जो विड्थ होगी वो होगी 15 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सेप्ट शेयर ऑल अदर पार्ट्स आर मेड अप ऑफ वुड। जो इंडिजीनियस प्लो होता है हमारा, उसके सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वुड के बने होते हैं, वो लकड़ी के बने होते हैं, बट उसका जो शेयर होता है वो लकड़ी का नहीं होता। इसकी जो फील्ड कैपेसिटी है वो होती है 0.4 हेक्टेयर पर डे ऑफ 8 आवर्स। ठीक है, एक दिन में अगर 8 घंटे काम करना है तो हमें 0.4 हेक्टेयर पे ये काम कर लेता है। ठीक है, अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो 0.4 हेक्टेयर को ये कवर कर लेता है हमारा इंडिजीनियस प्लो। ठीक है, तो इंडिजीनियस प्लो को कंट्री प्लो बोलते हैं। ये एनिमल ड्रॉन होता है और ये क्या करता है, वी शेप्ड की फरोज बनाता है। और फरोज की जो टॉप की विड्थ होती है, मतलब जो विड्थ होती है उनकी, वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। और जो डेप्थ होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये मेनली वुड का बना होता है। और उसकी जो फील्ड कैपेसिटी होती है, ये एक घंटे में अगर एक दिन में अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो 0.4 हेक्टेयर कवर कर देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके बॉडी पार्ट्स। अभी देखो इसके बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले है शेयर। इट इज द वर्किंग पार्ट ऑफ द प्लो अटैच्ड टू द शू विद विच इट पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड ब्रेक्स इट ओपन। ठीक है, सबसे पहले तो जो शेयर होता है वो हमारा जो है वो स्टील का बना होता है। ठीक है, इंडिजीनियस प्लो में बाकी सारे जो होते हैं बॉडी पार्ट्स वो वुड के होते हैं, बट जो शेयर होता है वो स्टील का बना होता है। ये शेयर होता है, देखो नीचे से। ठीक है, ये शेयर है, ये थोड़ा शार्प होता है नीचे से, जो क्या करता है कि सॉइल में जाता है। ठीक है, सॉइल के अंदर जो जाता है वो शेयर जाता है और वहां जाकर सॉइल को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, ये शू के साथ अटैच होता है, जो शेयर होता है शू के साथ अटैच होता है और इसकी हेल्प से ये सॉइल के नीचे जाता है, डिग करता है, सॉइल को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद है शू। शू क्या करता है, सपोर्ट करता है और स्टेबिलाईज करता है प्लो को रिक्वायर्ड डेप्थ पे। ठीक है, कितनी डेप्थ पे शेयर को जाना है सॉइल के नीचे, वो उसका जो स्टेबिलाईज करने का काम होता है वो शू का होता है। और ये क्या करता है, सपोर्ट भी करता है शेयर को। ठीक है, तो शू जो होता है वो वुड का बना होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है बॉडी। It is the main part of the plow to which the shoe, beam and handle are attached. In country plows, both body and share are made in a single piece of wood. ठीक है, देखो क्या होता है कि जो बॉडी होती है हमारी वो मेन पार्ट होता है प्लो का। ठीक है, प्लो का मेन पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हैंडल होता है, बीम होता है, शू होता है, जो शेयर होता है, वो सारे अटैच किए जाते हैं बॉडी के साथ। ये बॉडी होती है। ठीक है, ये वुड की बनी होती है। और जो वुड जो बॉडी है, ठीक है, और जो शू है वो एक ही वुड से, एक ही पीस ऑफ वुड से बन जाते हैं। ठीक है,
अभी देखते हैं हमें नेक्स्ट पार्ट इसके। नेक्स्ट पार्ट है इसका बीम। ठीक है, देखो बीम होता है, ये बीम होता है, ठीक है, ये क्या करता है, कनेक्टिंग करने का काम करता है। बीम का काम होता है कनेक्ट करने का, जो हमारा इंडिजिनियस फ्लो है उसको योक के साथ, ठीक है, योक जो होता है जिसे हल भी बोलते हैं, ठीक है, योक को हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट करके, ठीक है, योक के साथ जो इंडिजिनियस फ्लो है इसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो कनेक्ट करने का काम करता है योक को इंडिजिनियस फ्लो के साथ, वो होता है बीम। ठीक है, ये बीम होता है, ये वुड का बना होता है। उसके बाद है हैंडल, वर्टिकली अटैच किया जाता है बॉडी के साथ, ताकि जो ऑपरेटर है वो फ्लो को कंट्रोल कर सके जब वो काम कर रहा है। ठीक है, तो हैंडल, ये हैंडल होता है, ये भी वुडन का बना होता है, वर्टिकली होता है, यहाँ पे इसका ऑपरेटर रहता है जो इसके पीछे पीछे वर्किंग करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हर एक स्टेट में, इंडिया में हर एक स्टेट में जो फार्मर्स हैं वो इंडिजीनियस फ्लो खुद से बना लेते हैं। ठीक है, मतलब खुद बना सकते हैं अपनी तरफ से कि कैसा चाहिए। ठीक है, वहां से इंडिजिनियस फ्लो वो खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हैंडल, ठीक है, जिसके थ्रू जो ऑपरेटर है इसे ऑपरेट करता है। बीम, जिसके साथ जो इंडिजिनियस फ्लो है योक के साथ अटैच किया जाता है। और उसके बाद जो बॉडी होती है, बॉडी के साथ हैंडल, बीम, शेयर, शू सब अटैच किए जाते हैं। बॉडी मेन पार्ट होती है। शू क्या करता है, स्टेबिलाइज करने का काम करता है शेयर को। और शेयर क्या होता है, जो सॉइल में जाता है और सॉइल को पेनिट्रेट करता है, ये स्टील का बना होता है। ठीक है, तो ये थे बॉडी पार्ट्स इंडिजीनियस फ्लो के। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट फ्लो है हमारे पास मोल्ड बोर्ड फ्लो, जिसे हम एमबी फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, एमबी फ्लो जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स, जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि बहुत समय से इंडिया में यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही पुराने समय से ही एमबी फ्लो यूज होता है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में, एंड इज जनरली कंसिडर टू बी द इम्पोर्टेंट टिलेज इम्प्लीमेंट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिलेज इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और अ मोल्डबोर्ड फ्लो डज 4 जॉब्स नेमली। ठीक है, चार काम जो है जो मेनली करता है, उसमें सबसे पहला है कटिंग द फरो स्लाइस। ठीक है, जो फरोज में जो सॉइल मास कट करना होता है ये वो काम करता है। लिफ्टिंग द फरो स्लाइस, जो सॉइल मास कट किया है उसे लिफ्ट करने का काम। और उसके बाद इन्वर्टिंग द फरो स्लाइस, ठीक है, जो सॉइल मास को लिफ्ट करके फिर उसको थ्रो करने का काम। और उसके बाद पल्वराइजिंग द फरो स्लाइस, ठीक है, जो सॉइल मास कट किया है उसको पल्वराइज करने का काम भी ये करता है। ऐसा होता है हमारा एमबी फ्लो, देख लो। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स में ये हमारा मोल्ड शेयर होता है यहाँ पे। ठीक है, फ्लो शेयर होता है, ये मोल्ड बोर्ड होता है, ये फ्लो शेयर होता है। यहाँ पे व्हील लगे होते हैं जिसके थ्रू ये आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे हैंडल्स होते हैं इसके, ठीक है, जहाँ पे इसका ऑपरेटर रहता है। अभी देखते हैं इसके कंपोनेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो कंपोनेंट्स ऑफ मोल्ड बोर्ड फ्लो, इसमें सबसे पहले है फ्लो बॉटम। ठीक है, फ्लो बॉटम क्या होता है, it is a part of the flow which actually cuts, lifts and pulverizes and throw the soil out of the furrow। ठीक है, जो फ्लो बॉटम होता है हमारा, ठीक है, वो उसका क्या काम होता है, एक्चुअली वही कट करता है। ठीक है, सॉइल को कट करता है, फिर उसको लिफ्ट करता है, फिर पल्वराइज करता है और उसके थ्रो कर देता है सॉइल को। ठीक है, जो हमारा फरो स्लाइस होता है, जो मास हमने कट किया सॉइल का फरो में से, उसे थ्रो करने का काम फ्लो बॉटम करता है। उसके बाद आता है हमारा शेयर। ठीक है, शेयर का क्या काम होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द फ्लो बॉटम which penetrates into the soil and makes a horizontal cut below the surface। ठीक है, ये फ्लो बॉटम का वो पार्ट होता है जो कि सॉइल में जाता है और जहाँ सॉइल में जाकर हॉरिजॉन्टल कट बनाता है सरफेस के नीचे। ठीक है, मतलब सरफेस के नीचे पेनिट्रेट करने का काम किसका होता है, शेयर का होता है। ठीक है, देख लो ये हमारा जो है, ये हमारा पूरा फ्लो बॉटम है। ठीक है, पूरा फ्लो बॉटम है ये हमारा। ठीक है, पूरा ये हमारा फ्लो बॉटम है, इसमें ये हमारा फ्लो शेयर है। ठीक है, शेयर का क्या काम है, ये सॉइल में जाएगा और जाकर हॉरिजॉन्टल कट बनाएगा सॉइल के नीचे। ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल, ये पूरा हमारा फ्लो बॉटम है। उसके बाद मोल्ड बोर्ड, ये मोल्ड बोर्ड है। ठीक है, इट इज अ कर्व्ड पार्ट विच लिफ्ट्स, टर्न्स एंड पल्वराइज द सॉइल स्लाइस। ठीक है, देखो ये ऐसा होता है हमारा। ठीक है, कर्व्ड में कर्व्ड पार्ट होता है जो क्या करता है कि जो सॉइल स्लाइस, जो सॉइल मास हमने कट किया उसे लिफ्ट करेगा, टर्न करेगा और पल्वराइज करेगा। ठीक है, मोल्ड बोर्ड का काम ये होता है। देखो फ्लो बॉटम होता है,
प्लो बॉटम होता है जो मोल्ड बोर्ड और प्लो शेयर को कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्लो बॉटम, ठीक है। शेयर जो होता है वो स्पेसिफिक सॉइल में जाता है, वहां जाकर इसे पेनिट्रेट करता है, हॉरिजॉन्टल कट बनाता है सॉइल की सरफेस के नीचे। और मोल्ड बोर्ड का क्या काम होता है, जो लिफ्ट करता है, टर्न करता है और सॉइल को पल्वराइज करता है, ठीक है। ये होता है मोल्ड बोर्ड। तो ये थे कंपोनेंट्स मोल्ड बोर्ड प्लो के। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोल्ड बोर्ड, ठीक है। मोल्ड बोर्ड जो होता है वो हमारा एमबी प्लो का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉइल को लिफ्ट करते हैं, थ्रो करते हैं और पल्वराइज करते हैं, ठीक है। उस मोल्ड बोर्ड की टाइप्स अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी सॉइल में कौन सा जो प्रॉपर मोल्ड बोर्ड है वो हम एमबी प्लो के साथ कनेक्ट करके यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है जनरल पर्पस, ठीक है। ये हमारा जनरल पर्पस होता है, ठीक है। जनरल पर्पस जो मोल्ड बोर्ड होता है वो जनरली यूज किया जाता है, मतलब जो हमारी सॉइल होती है जनरली जो मोस्टली यूज करते हैं हम, वो जनरल पर्पस ही होता है। इट इज अ मोल्ड बोर्ड हैविंग मीडियम कर्वेचर, इसमें जो कर्वेचर होता है वो मीडियम होता है, ठीक है। ये कर्वेचर है जो वो मीडियम है, और लाइंग बिटवीन स्टबल एंड सॉ टाइप्स, ठीक है। और क्या होता है कि जो स्टबल हमारे मोल्ड बोर्ड्स होते हैं और सॉ टाइप मोल्ड बोर्ड्स होते हैं, उनके बीच में जो कर्वेचर रहता है वो हमारा जनरल पर्पस का रहता है। सॉ टाइप और स्टबल टाइप हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है मोल्ड बोर्ड, ठीक है, जहाँ पे टिलेज करनी हो जनरली मोस्टली जो हमारी सॉइल काफी अच्छी सॉइल है जिसमें कोई भी पुराना जो स्टबल्स है वो नहीं है, ठीक है, पुराने स्टबल्स नहीं है इतने ज्यादा, और ज्यादा ग्रास भी नहीं है उस सॉइल में, तो वहां पे हम जनरल पर्पस मोल्ड बोर्ड यूज करते हैं। उसके बाद है स्टबल टाइप। स्टबल टाइप जो मोल्ड बोर्ड है वो यूज किया जाता है जिस सॉइल में, जिस फील्ड में पुरानी क्रॉप के जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी हैं, वहां पे क्या है हमारा स्टबल टाइप जो मोल्ड बोर्ड है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इट्स अ शॉर्ट, ये छोटा होता है बट ब्रॉड होता है, ठीक है। जो इसकी विड्थ होती है वो काफी ज्यादा होती है, with a relatively abrupt curvature which lifts, breaks and turns the furrow slice। और इसका जो कर्वेचर होता है वो थोड़ा सा अब्रप्ट होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, ताकि वो जो सॉइल है उसको लिफ्ट कर सके, ब्रेक कर सके, ठीक है। जो भी सॉइल मास हम जो भी सॉइल मास हम लोग उसे निकालते हैं सॉइल में से, उसे हम फरो स्लाइस बोलते हैं, ठीक है। फरो स्लाइस को लिफ्ट करने का, ब्रेक करने का काम जो करता है वो करता है स्टबल टाइप, ठीक है। और दिस इज बेस्ट suited टू वर्क इन स्टबल सॉइल्स दैट इज अंडर कल्टीवेशन फॉर years टुगेदर, ठीक है। जो स्टबल सॉइल होती है जिसमें स्टॉक्स होते हैं पुरानी जो क्रॉप है उसके, ठीक है, वहां पे ये बेस्ट काम करता है। दिस टाइप ऑफ मोल्ड बोर्ड इज नॉट suitable फॉर लैंड्स विद फुल ऑफ ग्रासेस, ठीक है। ऐसी लैंड जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रास है वहां पे ये काम नहीं करते, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्ड और ब्रेकर टाइप, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग मोल्ड बोर्ड विद जेंटल कर्वेचर व्हिच लिफ्ट्स एंड inverts द अनब्रोकन furrow slice, ठीक है। दिस इज वेरी यूजफुल वेयर कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ soil is required by the farmer. This type has been designed for use in soil with much of grass। सबसे पहले तो सोर्ड सॉइल्स होती हैं जिनमें ग्रास काफी ज्यादा होता है, ठीक है। जिन सॉइल्स में ग्रास काफी ज्यादा होगा वहां पे हम सोर्ड और ब्रेकर टाइप मोल्ड बोर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा होता है, देखो ऐसा होता है हमारा सोर्ड और ब्रेकर मोल्ड बोर्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा होता है और इसमें क्या होता है कि कर्वेचर इसका जेंटल होता है, और ये क्या करता है, लिफ्ट करता है और इन्वर्ट करता है अनब्रोकन फरो स्लाइस को, ठीक है। जो फरो स्लाइस होता है जो हमने सॉइल मास कट किया है उसको अनब्रोकन ही वैसे ही उसको इन्वर्ट कर, लिफ्ट करता है और उसको इन्वर्ट कर देता है, उसको थ्रो कर देता है, ठीक है। ये वहां पे यूजफुल होता है जहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन रिक्वायर होती है, ठीक है। कंप्लीट इन्वर्जन मतलब सॉइल को पूरी तरह इन्वर्ट करना है, ठीक है। इधर से उठाकर पूरी तरह उधर रखना है, मतलब पूरी तरह इन्वर्ट कर देना है सॉइल को। वहां पे जो है सॉर्ड और ब्रेकर टाइप जो हमारा मोल्ड बोर्ड है वो यूज किया जाता है, और मेनली ये यूज किया जाता है जहाँ पे सॉइल जो है उसमें ग्रास बहुत ज्यादा हो, ठीक है। आगे है स्लेट टाइप। स्लेट टाइप जो होता है इट्स अ मोल्ड बोर्ड हुज सरफेस इज मेड ऑफ स्लेट्स, ठीक है। इसमें जो क्या होता है कि जो मोल्ड बोर्ड का सरफेस होता है उसमें स्लेट्स लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे इसमें स्लेट्स लगे होते हैं। और क्या होता है कि सो दैट देयर आर गैप्स बिटवीन द स्लेट्स, ठीक है। ये जो मोल्ड बोर्ड की लेंथ है उसके ऊपर लगाए जाते हैं और स्लेट्स में गैप होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोल्ड बोर्ड इज ऑफन यूज्ड वेयर द सॉइल इज स्टिकी, ठीक है। कभी कभार यूज किया जाता है ऐसे मोल्ड बोर्ड्स को जहाँ पे सॉइल जो है वो स्टिकी हो, ठीक है। देखो जनरल पर्पस था जो
वो जनरली हम यूज करते हैं जहाँ पे सॉइल हमारी अच्छी हो, पुरानी कोई स्टबल ना हो, ठीक है, वहाँ पे हम जनरल पर्पस जो मोल्ड बोर्ड है वो यूज करते हैं। स्टबल टाइप हम यूज करते हैं जहाँ पे पुरानी हार्वेस्ट क्रॉप के स्टॉक से बचे हुए हों, वहाँ पे स्टबल मोल्ड बोर्ड यूज करते हैं। सॉर्ट ब्रेकर यूज करते हैं हम लोग जहाँ पे ग्रास बहुत ज्यादा हो, ठीक है, वहाँ पे सॉर्ट ब्रेकर यूज करते हैं। और स्लेट मोल्ड बोर्ड है जो, वो हम यूज करते हैं जहाँ पे क्या हो, सॉइल हमारी स्टिकी हो, ठीक है, वहाँ पे हम स्लेट मोल्ड बोर्ड यूज करते हैं। स्लेट मोल्ड बोर्ड में इसके ऊपर स्लेट्स लगे होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मटेरियल ऑफ शेयर, द शेयर्स आर मेड ऑफ चिल्ड कास्ट आयरन और स्टील, ठीक है। जो हमारा शेयर होता है, लोगों का जो शेयर होता है, उसका जो मटेरियल होता है वो होता है आयरन या स्टील, ठीक है, चिल्ड कास्ट आयरन और स्टील, ठीक है, स्टील का बना होता है हमारा शेयर। द स्टील मेनली कंटेन्स अबाउट 0.7 to 0.80% कार्बन एंड अबाउट 0.5 to 0.80% मैग्नीज बिसाइड्स अदर माइनर एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें जो मेनली होते हैं स्टील में वो कार्बन होता है और मैग्नीज होता है, ठीक है, और उसके अलावा इसमें कोबाल्ट भी होता है, क्रोमियम भी होता है, ठीक है, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल, ठीक है, बहुत सारे माइनर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं स्टील में, ठीक है, बट मेनली जो है वो कार्बन और मैग्नीज होते हैं। ये दोनों आपको याद रखने हैं। और आपको याद रखना है कि शेयर किसका बनता है, शेयर बनता है स्टील का, और जो अदर हमारे इंडिजिनियस प्रो में जो अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वुड के होते हैं, बट ओनली शेयर जो होता है वो स्टील का होता है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।